राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और बैठक में किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों और आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसान आंदोलन बहुत ही खतरनाक रूप लेता जा चुका है और इसी के चलते आपको बता दें कि अब जन जन का ये आंदोलन बन गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है और आज की तारीख में दिल्ली से लेकर प्रदेश के हर गांव, शहर, गली, चौक, चौराहे में सिर्फ इसी आंदोलन की चर्चा है। जनता का बीजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है और ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता को पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक आज सरकार के पक्ष में खड़ा है और कौन सा विधायक किसानों के साथ खड़ा है। बता दें आपको कि किसान आंदोलन को और मजबूत और बड़ा बनाने के लिए हरियाणा की कई खापों ने मोर्चा खोल दिया है। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई है विधायक दल की बैठक और 3 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। काफी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। जो मेन मुद्दा है वो आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर बातचीत हो सकती है और इसी के चलते तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बातचीत में उठाएंगे, इस बैठक में उठाएंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और 68वां दिन पे जा पहुंचा है किसानों का आंदोलन और लगातार किसानों के समर्थन में विपक्ष पार्टी खड़ी है और इसी को लेकर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। 3 फरवरी को ये बैठक होगी, खास बातचीत होगी, कृषि कानून को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, खबर आ रही है कि सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसको लेकर तमाम जानकारी भी मिल पा रही है कि कृषि कानून को लेकर बातचीत हो सकती है और क्या मुद्दे हैं जो इसमें अहम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेता विपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके द्वारा 3 तारीख को जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जो कि चंडीगढ़ में होगी और उसमें जो अहम जो मुद्दा रहेगा वो किसान आंदोलन का जो इस समय जो लगभग 70 दिन के करीब हो चले हैं किसान आंदोलन के चलते हैं, तो उसी पर जो मुख्य जो चर्चा का विषय रहेगा वो यही रहेगा किसान आंदोलन। और उसके उनका ये कहना है कि साफ तौर पे कि इस समय हरियाणा की गली गली या मोहल्ले की बात करें या ब्लॉक की बात करें, मतलब हरियाणा के कहीं भी जाके अगर किसी भी गली में जाकर अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन की जो है गूंज वो साफ सुनी जा सकती है। तो सरकार का जो है मोह जनता की ओर से भंग हो चुका है। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की जो सरकार है प्रदेश में पिछले 1 साल से जो चल रही है उससे जनता का मोह भंग हो चुका है। तो उसी को लेकर जो कांग्रेस है अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाने की जो है बात कर रही है। तो ये जो मुख्य जो विषय रहेगा वो किसान आंदोलन और वहीं जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि विधानसभा में ये साफ हो जाएगा कि किसानों की हित की लड़ाई या किसानों के साथ कौन कौन सा विधायक खड़ा है। अगर जो किसानों के साथ विधायक खड़ा होगा वो सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव में वोट करने का काम करेगा। तो इस तरह की जो मुख्य जो एजेंडे हैं इस बैठक के वो रहेंगे। 3 तारीख को नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा विधायकों की जो बैठक बुलाई गई है उसमें, और वहीं इस पे जो किसानों की जो मांग है या वो किस तरह उठाई जाए और सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जाए ताकि ये तीनों कृषि कानून जो है ये रद्द हो सके, इस तरह के इसमें विषय रखे जाएंगे। जी करिश्मा। तो अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है कांग्रेस आप प्रस्ताव को लेकर ऐलान तो किया था, इसी को लेकर अब बातचीत भी होगी। क्या इसको लेकर राज्यपाल से समय मांगा है, जानकारी दी है, या विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता की बात करें, क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी दी है कांग्रेस की तरफ से? राज्यपाल को कांग्रेस की ओर से 2-3 जो चिट्ठियां अविश्वास प्रस्ताव
के तौर पर या स्पेशल जो विधानसभा सत्र है वो बुलाने के लिए कहा गया है कि बगैर किसी इंतजार के या विलंब के सरकार राज्यपाल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, ताकि सरकार जो है अब इस समय अल्पमत में है। जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो सरकार है वो प्रदेश की जनता में जो है विश्वास खो चुकी है, मोह भंग हो चुका है सरकार का जनता में। तो इसको लेकर वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि ये देखना, ये इससे साफ हो जाएगा कि जो सरकार के पक्ष में कितने वोट आते हैं और विपक्ष में के साथ कौन कौन से विधायक खड़े हैं। तो लेकिन अभी तक विशेष सत्र की जो है राज्यपाल की ओर से किसी तरह की बात नहीं की गई। और वहीं जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि अभी जो है बजट सत्र आने वाला है, जो फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में बुलाया जा सकता है। तो उस अगर इस तरह की कोई बात है तो उस समय भी जो है कांग्रेस जो है ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा सकती है। तो और सरकार का मोह भंग होने वाली बात से उन्होंने साफ तौर पे जो है जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने साफ इनकार किया है। और उन्होंने कहा है कि जब बजट सत्र आएगा तो कांग्रेस जो है अपना अविश्वास प्रस्ताव लाकर देख सकती है, आजमा सकती है कि और सरकार जो है पूर्ण रूप से अपने पूरे 5 साल करेगी। और जनता में इस समय पूरा जो बीजेपी जेजेपी सरकार पर विश्वास है। तो अभिषेक, इनेलो नेता जो दिग्गज नेता है और अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इससे पहले जो इस्तीफे से पहले अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि आप अपने पद से इस्तीफा ना देके आप अप्रस्ताव में शामिल हो। इसको लेकर पूरा दबाव भी बना सकते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था अभय सिंह चौटाला ने कि अगर आप किसानों के समर्थन में है तो अपने पद से इस्तीफा दे, ऐसी बात ना करे। अब क्या लगता है कि इनेलो नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला भी इनके समर्थन में होंगे? अभय सिंह जिस तरीके से अब प्रस्ताव को लेकर ऐलान किया है कांग्रेस ने। देखिए, अभय सिंह चौटाला जो है विधायक नहीं है, वो एज अ गेस्ट के तौर पर जरूर विधानसभा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मेंबर के तौर पर वो विधानसभा में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने जो अपना इस्तीफा जो विधायक पद से दिया है वो किसान को समर्थन देते हुए किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस का ये साफ तौर पे कहना है, जैसे अभी हाल ही में हमारी बात हुई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा से और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जो हुड्डा है उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये साफ कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता कांग्रेस की ओर से, अभय सिंह चौटाला को जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और हमारे साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ जो है वोट देना चाहिए था। अब कहीं ना कहीं इससे जो है बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि जो एक खिलाफ वोट जाता अब वो वोट ही है ही नहीं विधानसभा में। उनका इस्तीफे देने के बाद उनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी को ये फायदा होता दिख रहा है। तो अगर वो किसानों के साथ उन्होंने खड़ा होना था या किसानों की हक की लड़ाई लड़नी थी तो उनको जरूर अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेना चाहिए था और सरकार के खिलाफ जो है, बीजेपी के खिलाफ जो है वोट विधानसभा में देना चाहिए था। जी करिश्मा। तो अभिषेक, क्या लगता है कांग्रेस ने प्रस्ताव को लेकर अब इस दौरान इसमें कौन कौन साथ दे सकता है? सत्ताधारी पार्टी की बात करें, विपक्ष पार्टी की बात करें, तो कोई इनका समर्थन में शामिल हो सकता है या नहीं? अब कांग्रेस का ये दावा है कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, अब पहले एक प्रदीप चौधरी जो कालका से विधायक है, उनकी भी सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है क्योंकि उनको 3 साल की सजा हो गई है। उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द होगी। पहले 31 विधायक थे कांग्रेस के पास, अब फिलहाल की बात करी जाए तो 30 विधायक है। तो 30 विधायकों का पूरा कांग्रेस की ओर से दावा है कि 30 विधायक तो देंगे ही, और वही कई निर्दलीय विधायक और जेजेपी के और बीजेपी के जो विधायक है जो अंदरले खाते जो है किसानों इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। और जब वोट डालने की, अविश्वास प्रस्ताव की जब बात सामने आएगी और वोट सरकार के खिलाफ वोट डालने का जब समय आएगा तो जरूर इसमें बहुत से ऐसे विधायक होंगे जो सरकार के खिलाफ जाके और सरकार के जो खिलाफ जाकर वोट जो है सरकार को खिलाफ में वोट करेंगे और कांग्रेस और किसानों के जो हक की जो लड़ाई लड़ने की बात वो करेंगे और कांग्रेस के साथ वो खड़े हुए दिखेंगे। जी करिश्मा। क्या लगता है, लगातार जब से किसान प्रदर्शन शुरू हुआ है और इसी को लेकर बीजेपी और जेजेपी में भी जो गठबंधन है उसमें भी काफ़ी दरार पड़ने की शुरू हो गई है। कई बीजेपी नेताओं ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि हम किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन इसके बावजूद अब क्या लगता है प्रस्ताव को लेकर कई
तरह के भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि कोई बीजेपी नेता की अगर बात करें, उसमें भी कई नेता ऐसे भी हैं जो लगातार किसानों के समर्थन में हैं, बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि ऐसा मौका मिले और हम किसानों के समर्थन में हों। जी बिल्कुल। देखिए, अब जो पूर्व सीपीएस है रामपाल माजरा, उनकी ओर से बीजेपी को अलविदा कहा गया। वहीं अब बलवान सिंह दौलतप्रिया है, जिन्होंने कल ऐलान किया है बीजेपी छोड़ने का, तो वो भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो इस तरह जो सिलसिला जरूर इसको कहा जा सकता है कि जो है अब किसानों के समर्थन में या किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए इस तरह के नेता बीजेपी को जरूर छोड़ रहे हैं। और जहां तक दबाव की बात है, गठबंधन की बात है, गठबंधन अभी मजबूत होने की बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की ओर से जो बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है अटूट है और पूरे 5 साल रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जेजेपी के जो तमाम विधायक है, चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो या नैना चौटाला हो या राज्य मंत्री उनके अनूप धानक हो, तो इस तरह के जो सरकार में क्या हिस्सा है इस समय, तो उन पर बहुत ज्यादा दबाव माना जा सकता है, क्योंकि वो किसानों के वोट बैंक के मिलने के कारण वो इस समय सरकार में बैठे। और वहीं जो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी ओर से कई निर्दलीय विधायकों की ओर से सरकार से समर्थन वापस लिया जा चुका है। और कई जो निर्दलीय विधायक है, वो अभी भी जो सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। उनका ये जरूर कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन सरकार के भी साथ है। इस तरह की जो है अभी माहौल जो है हरियाणा में चल रहा है। तो लेकिन ये जरूर है कि जननायक जनता पार्टी है, उसके ऊपर इस समय ज्यादा दबाव है समर्थन वापस ले। जैसे बताया जा रहा है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार इसमें लगातार अब राड भी बढ़ती हुई शुरू हो गई है, क्योंकि अगर बात करें जेजेपी नेता के दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला ने, उन्होंने भी अपना समर्थन पूरा किसानों को दे दिया। हालांकि इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला ने भी अपना समर्थन की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी अपने बयान से वो पलट गए थे। और इसी के चलते पूरा अब देखी जा सकती है कि पूरी राजनीति देखने को मिल सकती है इस दौरान। अब क्या लगता है कि अगर बात करें किसानों के प्रदर्शन को लेकर, अगर माहौल किस तरीके से गरमाया हुआ है चंडीगढ़ में, पंजाब में अगर बात करें तो? देखिए करिश्मा, ये जननायक जनता पार्टी की ओर से, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे उन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हों, चाहे इंसो और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला हो, इनकी ओर से हमेशा किसान आंदोलन के किसानों के साथ खड़े होने का जो है बयान सामने आया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। क्योंकि चौधरी देवीलाल के वंशज कहे जाते हैं जो दुष्यंत चौटाला, तो और उन्होंने हमेशा किसानों की और कमेरे की जो है लड़ाई लड़ी है और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं चौधरी देवीलाल, तो उन्हीं के वंशज है। तो उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह जो है हक नहीं मारने दिया जाएगा, उनके जो हक की लड़ाई में वो उनके साथ है। और कहीं भी अगर कृषि कानूनों में बदलाव की जरूरत है, तो वो जरूर उनके बदलाव की मांग करते हैं केंद्र सरकार की। और साफ तौर पे ये कहा उन्होंने कि राज्य सरकार में इसमें कोई इसमें सहयोग नहीं है और ना ही वो राज्य सरकार इसमें कोई बदलाव या रद्द वाली बात कर सकती है, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। केंद्र सरकार ही इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर आई है। तो वो लेकिन जो सरकार का हिस्सा है या सरकार में है, तो वो किसानों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए है। और जब किसानों के साथ लेकिन जरूर वो साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पे ये भी उन्होंने कहा कि एमएसपी या मंडियों पे कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है या किसानों को की फसलों में एमएसपी अगर नहीं मिलती है, तो वो इस्तीफा देने की भी कई बार दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो है दावा किया गया है। और वहीं इंसो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, उनकी ओर से भी कहा गया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। और जिस तरह अभी हिंसा हुई दिल्ली में, उसकी जरूर निंदा करते हैं, लेकिन जो किसानों के साथ दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार है उसकी भी वो निंदा करते हैं। और किसानों उन्होंने राकेश टिकैत के साथ तमाम नेता, जैसे दिल्ली में जिस तरीके से एक हिंसा देखने को मिली थी, हालांकि यहाँ पे बीजेपी हर पार्टी निंदा कर रही है और यहाँ किसान तो कर ही रहे हैं, जो लगातार किसानों पर भी निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें किसान ही शामिल है। लेकिन क्या लगता है कि जेजेपी और बीजेपी की अगर बात करें तो गठबंधन की सरकार है, टूटी फूटी से तरीके से ये गठबंधन की सरकार बनी है। क्या लगता है कि अब इसमें किसानों के समर्थन में लगातार इनके नेता भी शामिल हो रहे हैं, कितना मनमुटाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में बीजेपी जेजेपी का ये दावा है कि पूरे 5 साल, जिस तरह 1 साल हरियाणा सरकार ने पूरा सफलतापूर्वक निकाला, उसी तरह जो 5 साल जो आने वाले जो 4 साल हैं, उनको भी वो पूरे सफलतापूर्वक निकालेंगे। और जनता के जो हित के जो कार्य हैं, वो बड़े बड़े जो कार्य हैं उनको अंजाम दिया जाएगा। और जो उनके सरकार आने से पहले के जो तमाम जो वादे हैं, उनको पूरा
किया जाएगा और किसान आंदोलन तो किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। जो उनके जो कानूनों में बदलाव की उनकी ओर से बीजेपी सरकार की ओर से बात की जाती, कानून में बदलाव हो सकता है लेकिन रद्द ये नहीं किए जा सकते। ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये कानून जो है ये रद्द नहीं होंगे और पूरे 5 साल जो है सरकार इसी तरह चलेगी। ये गठबंधन जो है ये अटूट है और वहीं जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी समर्थन सरकार की ओर से देते हुए दिख रहे हैं और उनका दावा भी यही है कि सरकार के साथ वो खड़े और किसानों के साथ भी खड़े। तो इसीलिए जो कांग्रेस है वो विश्वास प्रस्ताव लेके आना चाहती है। उनका कहना है कि साफ तौर पे जो बयान जो विधायक सामने नहीं आ रहे और किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि जो सरकार के खिलाफ जो वोट डालना चाहे वो सरकार के खिलाफ वोट डाल के ये जो मोह जो भंग कर चुकी है जनता में, ये सरकार जो है इसको अलविदा कहा जा सके और साफ दिखे कि कौन विधायक किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ है। जी। तो अभिषेक, अगर बात करें जिस तरीके से अप्रस्ताव को लेकर बातचीत की जा रही है, बैठक भी होगी 3 तारीख को, लेकिन क्या लगता है कि अप्रस्ताव लागू होने के बाद कितना दबाव बना सकती है ये कांग्रेस पार्टी? लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब, हालांकि ये भी बता दिया है कि अब सरकार अब किसानों से बातचीत करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। क्या लगता है कि अप्रस्ताव आने के बाद कितना दबाव बना पाती है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष की ओर से की जा रही है और इस समय 88 जो विधायक हैं वो मौजूद है, मतलब मौजूदा स्थिति में विधायक के तौर पर विधानसभा में सदस्य हैं विधानसभा के। तो अब अविश्वास प्रस्ताव 45 जो पहले 46 का जो बहुमत में आंकड़ा था 46 का, अब जो 45 जो विधायक जिसके पास होंगे वो सरकार चलाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 10 जननायक जनता पार्टी के हैं, बाकी बीजेपी के और निर्दलीय विधायक हैं। तो लेकिन सरकार कहीं जहां बात की जा रही है सरकार गिर जाएगी या तो उसमें ऐसे में सरकार की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो जननायक 40 विधायक बीजेपी के हैं, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों का साथ इनके पास है और उसके बाद भी जो निर्दलीय विधायक हैं लगभग 5 जो निर्दलीय विधायक है उनका भी सरकार के साथ समर्थन। तो ऐसे में बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक सरकार के पास है। तो लेकिन कांग्रेस जो है वो ये जरूर मैसेज या देखना चाहेगी कि किसानों के साथ इस समय साफ हो जाएगा कि कौन से विधायक जो है वो दावा तो जरूर कर रहे हैं किसानों के साथ खड़े होने का, लेकिन वो सरकार के पक्ष में वोट करते हैं या विपक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि अगर वो किसानों के बिल्कुल। तो अभिषेक, अगर बात करें जिस तरीके से इंटरनेट सेवा की अगर बात करें, सरकार हरियाणा में कई जिलों में इंटरनेट बाधित कर दिया है और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अगर सीएम की अगर बात करें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की, उन्होंने कहा है कि अगर परिस्थिति ठीक होगी तो ही आगे इंटरनेट सेवा शुरू होगी, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या ऐसे आने वाले समय में भी कि जो हरियाणा में स्थिति देखने को मिल रही है इंटरनेट सेवा को लेकर, क्या पंजाब में भी ऐसा आने वाले समय में हो सकता है? जी देखिए, हरियाणा जो इंटरनेट सेवा जो लगभग पिछले कई दिनों से 17 जिलों में जो है इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई थी। सिर्फ वॉइस कॉल ही करे उपभोक्ता कर सकता था, ना ऐसे में कोई किसी तरह का इंटरनेट की जो सुविधा है मोबाइल में मिलती है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो कल का जो आदेश जो सरकार की ओर से जारी किया गया उसमें 3-4 जो जिले हैं उनमें इंटरनेट सेवा खोल दी गई है। तो लगभग 14 जो जिले हैं उनमें ही इंटरनेट सेवा जो है उसको बंद रखा गया। वो भी सरकार का ये साफ तौर पे ये कहना है कि किसी तरह की जो वीडियोस जो है जो कि लोगों को भड़का सकती हैं, इस तरह के मैसेज जो है वो सर्कुलेट ना हो, इसके चलते एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था सही सुचारू रूप से चले, इसके लेकर इस तरह का निर्णय लिया गया। और जैसे ही सरकार को लगेगा सब कुछ सामान्य हो गया तो ये इंटरनेट सेवाएं जो है ये बहाल कर दी जाएंगी। तो किसान आंदोलन जिस तरह चल रहा है और उसके जो मैसेज जो सर्कुलेट होते हैं, किसी तरह की झूठी जो खबरें हैं उसका प्रचार ना हो, इसको लेकर सरकार का कहना है कि ये इंटरनेट सेवा जो है ये बंद की गई है ताकि किसी तरह का भ्रम जो प्रदेश की जनता में ना पहुंचे और कानून व्यवस्था जिससे खराब हो सके ऐसी स्थिति में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल के जो आदेश थे उसमें 3-4 जो जिले हैं उनका इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है और अब आने वाले समय में भी जो जैसे सामान्य होती जाएगी स्थिति, वैसे ही जो बाकी 14 के करीब जो जिले हैं जहाँ पर इंटरनेट सेवा इस समय भी बंद है वो शुरू कर दी जाएगी।
अगर बात तो ये सवाल तो ये उठता है कि जिस तरीके से निर्णय तो हालांकि सरकार ने सही लिया है, अगर एक अफवाह फैलाई जा रही है किसानों को लेकर और तमाम ऐसी बातें हैं जो अफवाहों के दौरान ही, एक इंटरनेट के दौरान ही आगे फैलाई जा रही है और हिंसा का रूप लेती जा रही है। लेकिन इसी के चलते जहां कुछ लोगों के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी है ना कि सोशल मीडिया से और एक डिजिटल मीडिया बन गया है एक तरीके से, और काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही है जो पढ़ाई करते हैं। और अब हाल ही में कि कई जगह पर तो परीक्षा भी शुरू होने वाली है, जो इंटरनेट से ही लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। सरकार को ये भी एक कदम उठाना चाहिए कि जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि वो कैसे पढ़ाई करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल भी ये खड़ा होता है कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई की इस समय प्रक्रिया जो चल रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ये की में पढ़ाई जो है ज्यादातर ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है, तो उनको इस समय काफी जो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद है। हालांकि जो BSNL आदि जो कंपनीज के ब्रॉडबैंड जो घर में लगे हुए हैं वो जरूर चल रहे हैं, उनके डेस्कटॉप पे जरूर ये सुविधा है, लेकिन मोबाइल या कहें कि वाईफाई वाली जैसी सुविधा है जो अपने मोबाइल के द्वारा जो सुचारू रहती है वो बंद कर दी गई है। तो ऐसे में पढ़ाई जरूर बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस तरह की काफी कठिनाइयां, या फिर जो इंटरनेट माध्यम से जो बैंकिंग वगैरह इस तरह के जो कार्य करते हैं उनके साथ भी इस समय एक बहुत ही बड़ी जो समस्या है वो सामने खड़ी है। उनके सभी काम जो है वो ठप हैं, बंद हैं। तो उनकी ओर से जरूर मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस ओर सरकार ध्यान दे और इस पर कोई निर्णय ले, ताकि जो है पढ़ाई और जो व्यवसाय है जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे रूप से उसी के माध्यम से चलता है उसमें कोई बाधा ना आए और दिक्कत ना आए और वो अपना काम जो है सही ढंग से कर सके। जी कि लगातार जिससे कि इंटरनेट सेवा बंद हुई है, सीधा सीधा असर छात्रों को पड़ने लगा है, जो लगातार एक ऐसा काम होता है कि एक तरीके से तो क्योंकि डिजिटल इंडिया है और सारा काम एक नेट से ही होता है, सीधा सीधा असर वहाँ पे छात्रों को पड़ने लगा है ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि एक तो कोरोना का कहर लगातार बरपा जा रहा था, लेकिन इसी के चलते और कोरोना के चलते काफ़ी स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन सीधा सीधा असर है जो इंटरनेट सेवा बंद हुई है, काफ़ी दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। देखना होगा कि आखिर में सरकार कब तक इनकी मांग पर ध्यान दे पाती है कि ये सेवा जो जिसके इंटरनेट सेवा बंद हुई है वो कब तक शुरू हो पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की संभावना बरकरार रखी है। शनिवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों का मसला बातचीत से ही दूर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेताओं के साथ पिछली चर्चा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कहा था कि वह किसानों से सिर्फ एक फोन दूर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मसलों को बातचीत के लिए जरिए सुलझाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद ये कहा है कि सरकार का प्रस्ताव अब भी बरकरार है। जोशी ने आगे ये भी कहा है कि 22 से 23 जनवरी को हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन को तैयार हैं तो एक फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। जो किसान नेताओं से कहा गया था वह अब भी बरकरार है। सरकार बातचीत को तैयार है, यही प्रधानमंत्री जी ने दोहराया। और पीएम मोदी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की है। जोशी के मुताबिक मोदी ने कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। आपको बता दें कि 68वां दिन पे जा पहुंचा है। पिछले 2 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है इसको लेकर, और हर विपक्ष पार्टी किसानों के समर्थन में है। और इसी को लेकर सर्वदलीय में भी सरकार ने किसानों से बातचीत करने के लिए प्रस्ताव एक बार फिर से रख दिया है। देखना होगा कि आखिर में कॉल किसकी जाती है, सरकार की तरफ से जाती है या किसानों की तरफ से पहल होती है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार अब कहा जा रहा है कि जो किसानों का प्रदर्शन है वो और भी उग्र हो सकता है अगर बातचीत नहीं की गई तो।
देखिए बिल्कुल, तो जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि बातचीत नहीं हुई तो यानी कि और भी ज्यादा उग्र हो सकता है, मगर जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि कृषि कानून को लेकर जो किसान बैठे हुए हैं वो अभी तक जारी है, यानी कि उनका प्रदर्शन जारी है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है दोबारा से नजर आ रहा है। क्योंकि बीच में हमने जब देखा था 26 जनवरी के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था वो 26 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं बैक होने शुरू हो गया था और वो कहीं ना कहीं अब वापस आ रहा है। यानी कि जिस तरीके से कहें गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, तो लगातार अब किसानों का वापस आना बिल्कुल हो रहा है और यहाँ तक कि किसानों का जो हुजूम है बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। मगर सरकार फिर दोबारा से स्पष्ट कर रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, यानी कि सीधे सीधा कहें कि किसानों की तरफ से अगर फोन कॉल जाता है तो सरकार बातचीत के लिए दोबारा से तैयार हो जाएगी। और जिस तरीके से कहा है उन्होंने कि जो कृषि मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था 1.5 साल के लिए, यानी कि 18 महीने के लिए कृषि कानून को रोकने के लिए, वो ऑफर दोबारा से रहेगी और उसको अभी वापस नहीं लिया गया। मगर किसानों की तरफ से भी साफ किया जा रहा है कि सरकार पहल क्यों नहीं करती है, क्योंकि हमें फोन कॉल से कोई खास उम्मीद नहीं है। मगर हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है आगे आगे के हम एक फोन कॉल की दूरी पर, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जारी हुई है और कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि लगभग 4 या 5 दिनों के अंदर सरकार कहीं ना कहीं पहल करेगी और जो उनकी मांगे हैं वो मानेगी। क्योंकि इस तरीके की पहल से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जागी किसानों के बीच में। मगर देखना होगा क्या ये उम्मीद कितनी बरकरार रहती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है अभी भी, क्योंकि 12वें दौर की बैठक नहीं हुई है और कहीं ना कहीं उसकी डेट भी डिसाइड नहीं हुई है, मगर दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि पहल आप कीजिए और पहल आप कीजिए। मगर पहल दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिन भी कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, मगर किसानों का फोन जाएगा तो ही बातचीत हो जाएगी। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार अगर चाहती है किसी कानून को किसानों को प्रदर्शन खत्म करना, तो हम खुद प्रदर्शन खत्म करने के तैयार है, मगर सरकार हमारी बातें माने, यानी हमारी कृषि कानून को लेकर जो मांग है उसको माने। मगर देखना होगा पहल कौन करता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से पहल के लिए उम्मीद जताई जा रही है। जी तो राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहल कौन करे, ये तो सवाल खड़ा होता है, लेकिन अगर किसानों से बातचीत की है तो आपने किसानों का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें किसानों की हमारी जरूर बातचीत हुई है और उन्होंने किसानों ने स्पष्ट भी किया था। यहाँ तक विज्ञान भवन के बाहर भी जितनी बार किसान संगठन लेकर आए थे हमने उनसे भी बात करने की कोशिश करी थी। हर बार यही कहा था कि उन्होंने कि अब सरकार की शायद उम्मीद नजर आ रही है, सरकार जिस तरीके से बुला रही है, सरकार जिस तरीके से बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कहा है कि एक फोन कॉल की दूरी पर है वो, तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जरूर उम्मीद जागी है और उन किसान चाहते भी हैं कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी कहीं ना कहीं दुविधा जरूर है, क्योंकि पहल दोनों ही तरफों से नहीं की जा रही है और जो 12वें दौर की बातचीत होनी चाहिए थी वो अभी तक बीच में अटकी हुई है। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से उम्मीद जरूर जारी हुई है और कहीं ना कहीं वो उम्मीद 4 या 5 दिनों की नहीं रहेगी। अगर सरकार इन 4 या 5 दिनों के अंदर बातें कर लेती है, यानी कि बातचीत का रास्ता निकालती है और बैठ के बातचीत की जाती है, तो शायद समाधान भी निकल सकता है। मगर अभी भी अगर 4-5 दिनों के बाद सरकार भी नहीं कहीं पहल करती है और किसान भी पहल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते फिर बंद नजर आएंगे। क्योंकि आज 1 फरवरी और 1 फरवरी को कहीं ना कहीं आम बजट भी पेश होना है और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेगी और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो देखना होगा किस तरीके का। मगर जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से सरकार बजट पेश करने वाली है, तो कहीं ना कहीं किसानों को यही उम्मीद है इस बजट से। मगर देखना होगा कि किसानों की उम्मीद कितनी पूरी होती है या आम जनता की उम्मीद कितनी पूरी होती है इस बजट से। मगर लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर बनता नजर आ रहा है। यहाँ तक की बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर है, ये दबाव है, तो कहीं ना कहीं शायद उसी के मद्देनजर रखते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर किसान चाहे तो पहल कर सकते हैं। जो हमने ऑफर दिया था वो ऑफर अभी भी है, यानी 18 महीने के लिए कृषि कानून को रोका जा सकता है। मगर किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 18 महीनों के लिए रोक देते हैं, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से जब कृषि कानून को लागू किया जाएगा, यानी कि 18 महीने के बाद फिर दोबारा से प्रदर्शन करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं किसानों को भी लगता है कि इस 18 महीने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और इसीलिए वो कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं। जी
तो राजीव, बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बजट सत्र आज से शुरू होगा और इसी के जहां पूरे देश की निगाहें आज के बजट सत्र पर होगी और यहीं पर ये साथ में ही किसानों की भी नज़र होगी। उम्मीद है कि आज उनके मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है, कुछ हल निकाला जा सकता है। लेकिन क्या इसी के दौरान एक राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है, उन्होंने सरकार पर एक निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि बंदूक की नोक पर ये बातचीत नहीं हो सकती सरकार से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत की भी निगाहें आम बजट के ऊपर है, मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बंदूक की नोक पर जो सरकार कर रही है, यानी कृषि कानून को ये जो प्रदर्शन का है वो खत्म कराने की कोशिश की है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जिस तरीके से हमने किसानों के बीच में जाके बातचीत करने की कोशिश की थी तो वही किसानों ने बार बार यही चीज कहा, सरकार हमें जबरन हटाना चाहती है, यानी कि प्रेशर या पावर दिखाकर, यानी कि जिस तरीके से पुलिस बल का जो प्रेशर लगाया हुआ है या फिर पावर लगाई हुई है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं किसानों ने भी साफ कर दिया है, बेशक सरकार गोलियां चलवा दे मगर हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर अब देखना होगा, जिस तरीके से बातचीत का दौर स्टार्ट करने के लिए पहल की जा रही है, मगर पहल अभी भी दौर पर नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ वो सरकार कहती है कि आप पहल कीजिए और किसान कहते हैं कि जी आप पहल कीजिए, मगर दोनों ही सूरतों में पहल कौन करेगा ये जरूर देखना होगा। अगर पहल हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जाहिर होगी, मगर उम्मीद के साथ साथ जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो सरकार किसान मानने वाले नहीं है और सरकार की जो बातचीत होगी वो फिर बीच में आ जाएगी, यानी कि बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। मगर देखना होगा किसान किस तरीके से मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद सामने आए और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि एक फोन कॉल की दूरी पर है वो, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है। मगर देखना होगा ये उम्मीद कब तक है और कितने दिनों के लिए रहेगी, ये उम्मीद कब पूरी हो जाएगी उनकी। जी, लगातार उम्मीद यही लगा रहे हैं किसानों की तरफ से कि सरकार हमारी मांगे माने, लेकिन अब इसी के चलते नरेश टिकैत का भी एक बयान सामने आया हाल ही में। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ नेताओं के फोन आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि अब 3 तारीख को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विधायक बैठक भी की जाएगी और कांग्रेस की तरफ से, और प्रस्ताव को लेकर अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो क्या लगता है कि कुछ जो बीजेपी नेता हैं जो लगातार किसानों के समर्थन में भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि अब जो नरेश टिकैत ने कहा है कि हमारे पास कई किसानों के माफ कीजिएगा कई नेताओं के फोन आए हैं, क्या लगता है प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं जो बीजेपी छोड़ सकते हैं इस दौरान? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें कि किसानों के मुद्दे लेकर ही हरियाणा के जो नेता हैं वो उतरते हैं और कहीं ना कहीं पंजाब के नेता भी उतरते हैं और हर तरीके के किसानों की जो उम्मीद होती है उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है। मगर जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से बात करें लगभग 65 दिन हो चुके हैं और किसानों की जो मांग है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और अब नेताओं को भी, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, सबको यही लगने लगा है कि किसानों की मांग जो है वो जायज है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा से खुद जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब इस्तीफा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के साथ आकर बैठने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि सीधा सीधा कहें तो सरकार के ऊपर दोहरा प्रेशर पड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष भी हमला कर रहा है, किसानों का भी प्रेशर है और खुद उनकी जो पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं उन्हें, तो साफ जाहिर होता है कि कृषि कानून को ही वापस करना होगा। मगर देखना होगा सरकार कृषि कानून को वापस कराती है या अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है। जी, तो आप प्रस्ताव की अगर बात करें 3 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसमें और प्रस्ताव को लेकर भी बातचीत की जाएगी और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस ने कहा है कि और प्रस्ताव के बाद पता चल जाएगा कि जनता को साफ तौर पे पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है, सरकार के साथ है या किसानों के साथ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें 3 फरवरी की यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है बैठक होगी और बैठक के अंदर तमाम जो कांग्रेस के भी नेता शामिल होंगे। मगर देखना है जिस तरीके से ये रणनीति बन रही है तो कहीं ना कहीं किसान सरकार की जो कह सकते हैं कूटनीति है उसको उजागर करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है और लगभग 65 दिन से ज्यादा समय हो चुका है और किसान जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक कह सकते हैं लगभग कुछ किसान तो मर भी चुके हैं, जो लगभग 65 के करीब तो किसान मर भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है, सरकार है या फिर आम जनता है जो किसान बैठे हुए सड़कों पर। मगर सरकार अपना हट जो रवैया अपनाए हुए है यानी कि कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती है। मगर उससे यही जाहिर होता है कि सरकार की जो कूटनीति है वो सिर्फ एक दबाव देने की है, किसानों को दबाने की है। मगर किसान भी समझ रहे हैं इस चीज को और किसान भी लगातार इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो सरकार है वो इस कानून को वापस ले ताकि हमें अपने आराम से काम करने की आजादी मिले। मगर जिस तरीके से सरकार मंडी को खत्म करने के लिए बात कर रही है कि मंडियां नहीं खत्म होंगी, मगर किसान कहते हैं कि इस कानून से आने से मंडियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार धीरे धीरे करके सब मंडियां गायब कर देगी और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रह जाएगा और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी मनमर्जी करेगा और कहीं ना कहीं उनकी जो जमीनें हैं
वो भी कहीं ना कहीं बीच दुविधा में फंस जाएगी। और इसको लेकर जो डर है वो किसानों के बीच में साफ जाहिर होता है और कहीं ना कहीं वो इसीलिए बैठे हुए तो सरकार इस कृषि कानून को वापस ले। मगर अभी भी सरकार सिर्फ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सिर्फ बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान अब पहल करें, किसान अब पहल करें। अब देखना होगा किसान पहल करता है या सरकार पहल करती है। जी तो राजीव, अगर बात करें लगातार 68 दिनों से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के तमाम जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों से भी किसान आ रहे हैं किसानों के समर्थन में। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से जो स्थिति देखने को मिल रही है, जहां इसका प्रभाव लगातार वहां पर आवाजाही पे पड़ने लगा है, हालांकि वहां स्थानीय निवासी भी किसानों के खिलाफ हो गए हैं और इसी के चलते कहाँ कहाँ प्रभाव देखने को मिला है प्रदर्शन का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, बेशक किसानों को 65 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 68 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से लगातार किसान बैठे हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की जो कूटनीति है या फिर कहें जो अड़ियल रवैया है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका 65 दिन से ज्यादा प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी दुविधा वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ठंड के अंदर, बारिश के अंदर और यहाँ तक कि अब मौसम विभाग ने भी कहा है कि लगभग 3 फरवरी से बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। मगर जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं अब दोहरी दुविधा में है, क्योंकि सरकार मान नहीं रही है और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब किसानों से नाराज होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगभग 65 दिन का जो रास्ता बंद हुआ है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को खासी परेशानी हो रही है और वो भी यही चाहते हैं कि किसानों का प्रदर्शन खत्म हो। मगर किसानों का प्रदर्शन साफ जाहिर है कि किसानों का प्रदर्शन जल्दी खत्म हो सकता है जब सरकार चाहेगी। मगर सरकार अभी चाह नहीं रही है, सिर्फ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मगर बीच का रास्ता अभी भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। मगर जिस तरीके से सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि टेलीफोन की एक फोन कॉल लाइन पे दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि पहल कौन करता है। अगर सरकार पहल करती है तो वो बड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं बड़ापन उनका नजर आएगा। मगर सरकार पहल नहीं कर रही है, सिर्फ क्या कहते हैं उम्मीद जताई है। और उम्मीद किसानों की तरफ से भी है कि क्योंकि सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी आप पहल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है। मगर देखना होगा ये उम्मीद कितने दिन की है और कितनी तरीके से पूरी होगी। मगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बार बार कि सरकार पहल करे या फिर किसान पहल करे, मगर देखना होगा पहल कौन करता है और कृषि कानून से जो आंदोलन चल रहा है वो कब तक खत्म होगा। जी तो राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा ये अलर्ट जारी कर दिया गया 3 फरवरी की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश ज़्यादा हो सकती है, ठंड भी लगातार बरकरार है। लेकिन इसी के चलते लगातार जहां किसानों के समर्थन में हर पार्टी है, विपक्ष पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो लगातार वो भी अपने अहम भूमिका निभाने की कोशिश तो कर रही है। और इसी के चलते अगर 3 फरवरी को जो हालात देखने को मिलेंगे, जो लगातार किसान 68 दिनों से ठंड में बैठे हुए हैं, टेंट उनके बीच में बैठे हुए हैं लगातार, उन्होंने ये भी कहा था कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी को लेकर अब क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है और क्या इसमें व्यवस्था की जा रही है? 3 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मौसम विभाग की तरफ से बेशक 3 फरवरी के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ तक कि भारी बारिश के लिए भी कहा गया है कि बारिश हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंड का सामना करना है और खुले आसमान के नीचे रहना है। और कहीं ना कहीं जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं सोचिए आप स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं जो तबीयत लोगों की तबीयत खराब होगी तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। शायद कुछ आशंका यही है कि कुछ मौतें ना हो जाए। मगर जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और शरीर के अंदर जो टेम्परेचर बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी, लोगों की तबियत भी खराब हो सकती है। मगर जिस तरीके से किसान भी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो और किसानों की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि हम इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, मगर सरकार हमें आंदोलन खत्म करने नहीं दे रही है। क्योंकि अगर सरकार हमारी बातें मान लेती है तो हम आज ही दिल्ली की सीमाओं से वापस चले जाएंगे अपने घरों की तरफ और सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। सरकार ये ना पहल कौन करे, हालांकि किसानों के साथ तो खड़ी है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किसानों के समर्थन में हम हित में हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एक बात और बोल दी। उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल से बातचीत का समाधान निकल सकता है। लेकिन यही है ना कि पहल कौन करे, सरकार करेगी या किसान करेगी? अहम जानकारी तो इसी बात की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए।
तो रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र सरकार में महाविकास आघाड़ी एजुकेशन को लेकर काफी अलर्ट हो चुकी है। बता दें आपको, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ हो या फिर युवा नेता आदित्य ठाकरे स्कूलों कॉलेजों के लिए नई योजना और निर्माण के कार्यों को बल दे रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा स्लम इलाका मालवड़ी कहा जाता है, जहां लगभग 21,000 से ज्यादा मतदाता है, जबकि 35,000 लोगों के रहने वाली आबादी है। लेकिन यहाँ स्कूल और कॉलेज के नाम पर पिछले कई सालों से मजाक चल रहा था। झज्जर इमारत मौत को दावत दे रही है। मौत की इमारत में पढ़ने वाले बच्चे मजबूर थे। यही वजह था कि स्थानीय विधायक मौजूदा कांग्रेस कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने नगर सेवक कमर जहां सिद्दीकी की मदद से मालवड़ी टाउनशिप के निर्माण का उद्घाटन किया। इस कार्य से अस्थायी लोगों में काफी उत्साह और उमंग दिख रहा है। और वहीं इस मामले में एएनबी न्यूज के संवाददाता मुरारी सिंह ने कांग्रेस कैबिनेट मंत्री असलम शेख से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि इलाके में जो भी सरकारी स्कूल है उनमें मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी हैं, जो टाउनशिप स्कूल का उद्घाटन किए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस स्कूल को आप बचपन से देखते आ रहे थे, आज एक मौका मिला उसके उद्घाटन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक चॉल सिस्टम की स्कूल है और यहाँ पे विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। तो मालवनी में या मलाड में इस तरीके की जहाँ ऐसी स्कूलें हैं और जहाँ विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, वो सब बहुमंजिलें बनेंगी। आज हमने इसका लिया है, अभी आने वाले दिनों में हम एमएचबी का लेंगे। आने वाले दिनों में हम मड़ में जो है स्कूल, उसको भी बड़ा करेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल नहीं होने की वजह से शिक्षण ना मिले, ये हमारा धैर्य नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स की बिल्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाए ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। सर, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं रहेंगी अगर ये स्कूल का निर्माण होता है? क्या मुख्य रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं की? महानगर पालिका की तरफ से स्कूल हो रही है, तो प्राथमिकता स्कूल जो 7वीं तक का वहाँ चलाई जाएगी। आने वाले दिनों में हम जो है उसके आगे भी ले जा सके। गवर्नमेंट की स्कूल भी मालवनी में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि 10वीं तक का कर सके। आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम मालवनी में अपना एक खुद का किसी का भी डिग्री कॉलेज हो, ताकि हमारी बच्चों को बाहर जाना ना पड़े। साथ कांग्रेस के मिनिस्टर असलम शेख जी थे, जिनका कहना था कि यहाँ पर एक कॉलेज हो, डिग्री हो, जो यहाँ के बच्चे एक अच्छे तरीके से पढ़ाई और एजुकेशन हासिल कर सके। मुंबई से सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, एएनबी न्यूज। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी एजुकेशन को लेकर सरकार कितनी अलर्ट है वहाँ पे? देखिए, तो इसमें अगर एजुकेशन की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 35 साल पुराना स्कूल और वो लगभग 21,000 की आबादी है मालवनी पर, वहाँ पर जो है उसके निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्री असलम शेख द्वारा जो है कि निर्माण जो है कि उद्घाटन किया गया। और वही नगर सेवक कमर जहाँ सिद्दीकी की बात करें तो उन्होंने 3-4 सालों में जो विवाद था उससे खत्म करते हुए एक भव्य जो कह सकते हैं कि स्कूल का उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास कराया है, जिसे लेकर के यहाँ के स्लम के जो बच्चे हैं, जो ज्यादातर शिक्षा से वंचित रहते थे, उनके लिए विद्यालय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बताया कि स्कूल और कॉलेज काफी सालों से झज्जर हालत में थे, लेकिन इसी को लेकर अब ये भी बताया जाए कि मालवड़ी टाउनशिप के निर्माण का उद्घाटन भी किया है। तो अब इस दौरान लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर मालवनी टाउनशिप की बात करें तो इस निर्माण को लेकर अस्थायी लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि उनके बच्चों को 10 से 12 किलोमीटर जो है कि दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। और इस स्कूल की इतनी जर्जर हालत थी कि बच्चे मौत के मुंह में जो है कि पढ़ाई कर रहे थे। और यही वजह था कि लगातार जो यहाँ की नगर सेविका थी कमर जहाँ सिद्दीकी, वो इस पूरे मामले में महानगर पालिका में बार बार जो है कि शिकायत करती रही। और अब ऐसे में जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार आई है, कांग्रेस के ही नगर सेवक थे, और यही वजह था कि इन दोनों के एक अच्छे तालमेल का परिणाम हुआ कि एक 7 मंजिला यहाँ पर जो है कि भव्य स्कूल बनाने का जो है कि शिलान्यास हुआ, जिसे लेकर के यहाँ के लोगों में अगर बात करें तो काफी उत्साह है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को दूर दराज पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते थे, साधन नहीं होते थे। अब ऐसे में स्लम इलाके में स्कूल बहुत मायने रखता है। जी, पता चल रहा है कि जो कॉलेज और स्कूल की जो उद्घाटन किया जाएगा और इमारत तैयार की जाएगी, कब तक इमारत तैयार हो जाएगी?
देखिए 2 से 2.5 साल का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इसे जो है कि पूरा किया जाएगा। हालांकि इस विद्यालय को लेकर के जब हमने मंत्री असलम शेख से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि महानगर पालिका का पूरा काम है, पूरा ठेका है और ये जो है 26 से 28 महीने में इस पूरी इमारत को बना करके देंगे। तब तक इसकी बगल की जो इमारत है वहाँ पर बच्चों को और स्कूल के जो कार्य है वो वहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्कूल को एक जो है कि डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनाना है, क्योंकि उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसे सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सके। उन्हें प्राइवेट स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है और जहाँ पर डोनेशन आसमान पे चढ़ के बात करता है। जी, अगर वहाँ की जनता से बातचीत की तो उनको इसी दौरान कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? देखिए उनका साफ तौर पर कहना था कि बरसात के मौसम में लगभग 2 से 2.5 महीने जो थे वो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, क्योंकि स्कूल में पानी भर जाता था, दीवार काफी जर्जर थी और वहां पर अव्यवस्था के नाते जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को नहीं भेजते थे। खास करके जब वहां पर मौसम खराब होता था और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बरसात हर साल उफान मचाती है और यही वजह था कि कई बच्चों की जो है पढ़ाई छूट जाती थी। अब ऐसे में इसका निर्माण जब होगा तो एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा जो है कि यहाँ पर बच्चों के शिक्षा के लिए जो संस्थाएं यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा दी जाएगी उससे लोगों को एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह लोगों को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित आम सभा में जिला वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बारसूर को तहसील बनाने और फरसपाल, पालनार और बंडेर गुंडरा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। बता दें आपको ये कि बघेल ने इसके साथ ही दंतेवाड़ा जिले में 7 नए थाने और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से आवासीय कॉलोनी बनाने की घोषणा भी की है। सीएम बघेल ने ग्राम स्वरोजगार और केंद्र से बेरोजगारों को जोड़ने के लिए ये रिवॉल्विंग फंड से 4 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी, जिसमें से क्षेत्र के बेरोजगारों को 2 साल ब्याज रहित और ऋण दिया जाएगा। और पालनार को भी उप तहसील, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय का निर्माण, सर्व स्तरीय समाज हेतु दंतेवाड़ा पातररास में सामुदायिक सांस्कृतिक भवन की स्वीकृति, नगर पंचायत बारसूर को भी तहसील बनाए जाने की घोषणा, नकुलनार महाराणा प्रताप चौक से जनपद कार्यालय कुआंकोंडा तक डिवाइडर नाली युक्त चौड़ीकरण सड़क, पुलिस लाइन में हमारे नौजवानों को रहने की व्यवस्था तो क्वार्टर निर्माण की भी घोषणा करता हूं और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। और पीनकोड़ा मुख्य मार्ग से संपत पारा होते हुए बीजापुर मुख्य मार्ग तक 3 किलोमीटर बाईपास सड़क का निर्माण ये हमारे दीपक बैज जी मांग करें, उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी दूर से आए हैं, बहुत देर से बैठे हैं और मेरी बात को आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए नवा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, नवा दंतेवाड़ा बनाने के लिए आप सब को आह्वान करता हूं, हम सब जुड़ जाएं, प्रगति के रास्ते पे चलें और देश और दुनिया को दिखा दें हम किसी से कम नहीं हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे और दंतेवाड़ा जिला को देश का अव्वल जिला बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय दंतेवाड़ा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। एसटी राज, बड़ी खबर है जहां सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की है और क्या क्या घोषणाएं की है, क्या लोगों को सौगात दी है इसी दौरान? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दंतेवाड़ा जिला के लोगों का कल चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इतवार का जो दिन था, इतवार के दिन में जब सीएम भूपेश बघेल जब दंतेवाड़ा पहुंचे, दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद जहाँ पे वहाँ स्वागत थी और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लगभग 1 साल बाद जब दंतेवाड़ा पहुंचे हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सीएम, और उसके बाद एक ही स्टेज से उन्होंने 600 करोड़ के लगभग का स्वागत
दंतेवाड़ा जिला के लिए दिया। और दंतेवाड़ा जिला के लिए जब सौगात देने के बाद जब वहाँ के लोगों को देखा गया तो चेहरा खिला हुआ नजर आया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि बारसूर को तहसील बनाने में और 3 नए उप तहसील बनाने के लिए और 7 नए थाना बनाने का भी घोषणा किया इन्होंने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही स्टेज से 600 करोड़ का स्वागत देने के लिए पहला ऐसा जगह जिला कहा गया है जो कि 600 करोड़ का ये स्वागत दिया गया। और जिसकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो बस्तर लोगों का एक गुड़ी होता है, मंदिर होता है जो बनाया जाता है, पूजा किया जाता है, उसको मॉडर्न गुड़ी का भी इन्होंने उद्घाटन किया। उसको देखकर वहाँ के लोकल लोगों का चेहरा बहुत ज्यादा खिला हुआ। और उसके बाद जब सीएम साहब जहाँ वहाँ के लड़कियों और वहाँ के महिलाओं के द्वारा जो बनाया जाता है कपड़ों, खुद यहाँ से कपड़ा बनाया जाता है, तो उस कपड़े को पहन के भी उन्होंने ये सीधा जाहिर किया कि मैं ऐसा कपड़ा तो आज तक मैं कहीं पहना भी नहीं, ऐसा जैकेट कहीं भी पहना नहीं। और उसके बाद उनको एक जैकेट और एक टी-शर्ट गिफ्ट के द्वारा दिया गया जो दंतेवाड़ा में वहाँ के महिलाएं और वहाँ के महिला स्वास्थ्य के लोगों को भी बनाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री राज तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का घमासान, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब यहां सरकार गेहूं के साथ ही चना, मसूर और सरसों भी खरीदेगी और इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एमपी के भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस बार चना, मसूर और सरसों भी गेहूं के साथ खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल से चना, सरसों और मसूर की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और 15 मार्च से खरीदी शुरू हो जाएगी और समर्थन मूल्य पर खरीदते ही समर्थन मूल्य से ज़्यादा कीमत हो जाएगी। साथ ही कमल पटेल ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में किसान 20 क्विंटल सरसों बेच पाएगा और सरसों की खरीदी सरकार करेगी। साथ ही ये भी कहा है कि सोमवार यानी कि आज से चना, सरसों और मसूर के लिए पंजीयन शुरू हो जाएगा। और इस दौरान कमल पटेल ने दिल्ली की हिंसा पर बोलते हुए दिल्ली के लाल किले की घटना से एमपी के सभी किसान नाराज हैं। उन्होंने कहा है जीती नहीं बनी है 40-40 हज़ार, 60-60 हज़ार से हमने किसानों को बीमा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज जी के आते से 2990 करोड़ और 2990 करोड़ सेंक्शन किए बीमा कंपनी ने। पर कमल सुविधा केंद्र मैंने लगाया किसानों का सच्चा साथी। उसका नंबर फिर बता देता हूँ 075525588323 0755255823। ये किसानों से कहा कि शिकायत करें और किसानों की शिकायत आई मेरे पास कि हमको बीमा नहीं मिला है। मैंने हर 8 दिन में मीटिंग बुलाता था बीमा कंपनी की, बैंक वालों की, और उसके कारण 3228 करोड़ दिलाए, 338 करोड़ ज़्यादा दिलाए। उसके बाद 19 का बीमा नहीं दिया था इन्होंने, हमने दिया। 4500 करोड़ सेंक्शन हुआ था, उसकी शिकायतें आई। हमने आज 5470 करोड़ डलवा दिया, यानी 960 करोड़ से ज़्यादा, 950 करोड़ से ज़्यादा दिलवा दिया। अभी भी जो किसान रह गए जिनके कमियां हैं, पोर्टल पर नहीं चढ़े, उनकी भी मैं जांच करा रहा हूँ। 1,30,000 थे, उसमें से 28,000 का सुधार दिया है। 1,02,000 अभी भी बचे हैं, उनका भी सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। चेयरमैन से बात की मैंने, भारत सरकार के जो बीमा कंपनी है फौजदार जी, उनसे की है, मंत्री जी से की है कि पोर्टल चालू करके इनको भी चलाया ताकि एक एक किसान को बीमा मिल जाए। यह है किसानों की सरकार, किसानों के प्रति। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जहां एक तरफ तो पिछले 68 दिनों से कृषि कानून को लेकर किसान अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एमपी में किसानों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। बिल्कुल करिश्मा, बता दूंगा कि लगातार जिस तरह से कृषि कानून को लेकर दिल्ली में घमासान है, तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये अच्छी खबर होगी कि अब गेहूँ की खरीदी के बाद का इंतजार यहाँ के किसानों को नहीं करना होगा। और वहीं चना, मसूर और सरसों की खरीदी को लेकर भी सरकार ने आज से रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए शुरू कर दी है, जो कि 15 मार्च से ये रजिस्ट्रेशन होंगे। और इसमें देखे गए कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा जिस तरह से दावा किया गया कि दलहन की फसलों के लिए किसानों को अब लंबा इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अब पूरे तौर पर चना, मसूर और सरसों की जो फसलें हैं उसकी खरीदी समर्थन मूल्य तो होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बता दें कि पुरानी व्यवस्था के तहत जिस तरह से मंडी को प्राइवेट काम की जा रही थी, तो वो भी नहीं होगी मंडियों में। बातचीत की तो किसानों का क्या कुछ कहना है, जहां जब बताया जा रहा है कि गेहूं के साथ अब सरकार चना, सरसों और मसूर भी खरीदेगी और कितना बेनिफिट होगा किसानों को, और इसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है। योजना कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा आज से शुरू की गई है। किसानों की चर्चा के लिए निश्चित ही मंडी में जाकर उसका जायजा लेकर ही जानकारी सामने आएगी किसानों के क्या कुछ करना। लेकिन
शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश जो आपको बता दें कि राजस्थान झालावाड़ और भीलवाड़ा में जहरीली शराब के कारण हुई लोगों की मौत के बाद गहलोत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि अवैध और जहरीली शराब के कारण हुई मौतों पर गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कुछ दिन पहले भरतपुर में जहरीली शराब कांड के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध शराब, हथकंड शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत कमजोर सबूत और जांच में कमी के कारण प्रकरण असफल होने पर अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्रों में शराब के अवैध परिवहन पर विशेष रूप से निगरानी की जाएगी। अगर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते कोई पाया जाता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आबकारी विभाग द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। ही नहीं, अभियान के दौरान हर रोज की गई कार्रवाई से आबकारी आयुक्त राज्य सरकार को अवगत भी कराएगा। आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां लगातार सामने आए मामलों को लेकर अब अशोक गहलोत एक्शन मोड पर आ गई है और इसी के चलते आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, झालावाड़ और भीलवाड़ा में जहरीली शराब के कारण हुई लोगों की मौत के बाद गहलोत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवैध और जहरीली शराब के कारण हुई मौतों पर गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और कुछ दिन पहले भरतपुर में जहरीली शराब कांड के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध शराब, हथकंड शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, बड़ी खबर है जहां लगातार जहरीली शराब को लेकर अब मध्य प्रदेश के जो सीएम एक्शन मोड में थे, लेकिन अब इसी के चलते राजस्थान के सीएम भी एक्शन मोड पर आ गए हैं। तो लगातार राजस्थान के जयपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहरीली शराब को लेकर, जहां आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही थी। ये मौत हो रही थी लोगों की जहरीली शराब से। जहां एक तरफ अगर हाल ही की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब वहीं राजस्थान के जयपुर की बात करें तो वहां पर भी अशोक गहलोत सीएम वो भी एक्शन मोड पर आ गए हैं। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेरोजगारी है चरम पर, मांग में है भारी कमी और निवेश का है आकार। क्या कोरोना के नाम पर एक और टैक्स लगाएगी सरकार? क्या बजट में लोगों को है मुफ्त कोरोना वैक्सीन की उम्मीद? इकोनॉमी की है धीमी रफ्तार, अर्थव्यवस्था में है सुस्ती और महंगाई की है मार। क्या इस बार गांव, गरीब और किसान पर होगा फोकस? कॉर्पोरेट से लेकर शेयर बाजार, आम आदमी से लेकर किसान, हर उम्मीद की है एक ही नजर। किसे क्या